आज हम 3 दिन से लगातार इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार वर्मा जी, जो उपनिदेशक कृषि लखनऊ से, और आदरणीय हमारे एस.सी. चौहान साहब एवं आदरणीय डॉक्टर श्रवण कुमार जी बाराबंकी से, 3 दिन तक हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और लगातार हमने संवाद किया। हमारे किसान भाइयों ने बड़े ध्यान से इस चीज को सुना, क्योंकि एक बहुत नई चीज है कि हम कीट प्रबंधन का कैसे हम जो है आईपीएम पद्धति से इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों ने सुना और हमारे किसान भाइयों ने तो अपना ही लिया है। जिन भाइयों को इस आईपीएम पद्धति से कीट प्रबंधन में ये तरीका अपनाने में आपकी फसल को नुकसान नहीं हुआ है, लाभ हुआ है, ऐसे किसान भाई भी अपनी आज समीक्षा कर सत्र में अपनी बात रख सकते हैं। क्या अनुभव किया आपने और कैसा लगा? क्योंकि आज तक अभी बिना जहर के, बिना केमिकल के कोई कीटनाशक का प्रयोग हमारे किसान भाइयों को नहीं मिला था। आज हमने 3 दिन से लगातार, और इसके पहले भी हम योगाहार कार्यक्रम में कीट प्रबंधन पर, सॉइल टेस्टिंग पर और विभिन्न मुद्दों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, प्राकृतिक जैविक खेती की। तो आज आइए, कोई भी हमारे किसान भाई जिन्होंने आईपीएम पद्धति अपनाई है, आदरणीय विनय कुमार जी और हमारे चीफ गेस्ट पूर्व वक्ताओं के द्वारा, उनसे प्रेरणा लेकर के, योगाहार कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के जिन्होंने आईपीएम पद्धति अपनाई, वो आकर के सदन में अपना अनुभव शेयर करें, बताएं कि उन्होंने कैसे किया और कितना लाभ हुआ। क्या यह संभव है? हो सकता है कि हम बिना केमिकल के कीट का प्रबंधन कर सकते हैं। आदरणीय सदन अपना हैंड रीच कर सकते हैं, अनम्यूट करके अपनी बात अपने परिचय के साथ रख सकते हैं। मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। इन्होंने 14-15 एकड़ मूंग में जो है आईपीएम पद्धति को अपनाया है, दैनिक उगार कार्यक्रम में सुन करके, और वो आए और अपना अनुभव बताएं कि कैसा आपका मूंग कैसी है और आपको कितना लाभ मिला है। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। जी, सदन को मेरा प्रणाम, वंदन। और आज की योग क्लास बहुत अच्छी रही, और जो हमारे आदरणीय वर्मा जी ने हम लोगों को स्ट्रिप के बारे में बताया, पहले लाइट ट्रैप के बारे में सब बताया, तो मैं पूरा तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने पीली पट्टी, नीली पट्टी अपने उड़द में लगाई। तो उससे जो शुरू से स्प्रे करना पड़ता था हमें, वो बारीक भुनगी बोलते जिसको हम लोग, तो वो सारा पूरा उसमें चिपक गया। तो हमारा वो खर्चा 2 स्प्रे का बच गया। और बाद में भी हमने स्प्रे किया है, तो हमने जैविक कीटनाशक का ही स्प्रे किया है और इससे फायदा हुआ है। और अगली बार हम लाइट ट्रैप का उपयोग नहीं कर पाए, और उसका भी उपयोग करेंगे, तो इससे पूर्ण रूप से हम कीटों से निजात पा पाएंगे, और कीटनाशक का खर्च और जो जहर हम लोगों को खिला रहे उससे बचा पाएंगे। यही मेरा प्रयास है और रहेगा, और लोगों को भी मैं बता रहा हूँ। इसी के साथ मेरा सभी को ओम वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। आप पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से है, और आप पूरे जिले में जो है किसानों से संवाद करते हैं, और आपने शुरू किया है तो ये पूरे जिले में अपने किसानों को यह आईपीएम पद्धति अपनाएंगे। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी नर्मदापुरम से है, आपने भी आदरणीय विनय कुमार जी को योगाहार कार्यक्रम में सुन करके यह पद्धति अपनाई है। आप भी अपना अनुभव शेयर करने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को नमन। और मैंने भी जो है नीली पीली पट्टी का प्रयोग किया अपनी फसल में, और उससे जो है मच्छर और दूसरे जो कीट है वो उनमें नीली पीली पट्टियों में चिपके, उससे हमें जो है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, परंतु बहुत लेट हो गए थे हम, इसलिए हमने जो है प्रयोग तौर पर ही इसको किया था। तो पूरा लाभ तो हम उसका नहीं ले पाए, परंतु अगली फसल से अब हम जो है इसमें पूरा प्रयोग करेंगे। जी ओम, सदन को नमन। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी। आप पतंजलि किसान सेवा समिति जिला नर्मदापुरम के जिला प्रभारी हैं। आप पूरे जिले में सभी तहसीलों में प्रवास करते हैं, किसानों से मिलते हैं, और अभी आपने शुरुआत स्वयं से की है। अब आपको लाभ मिलेगा, आप सारी तहसीलों में, सारे गांव में किसानों को कहेंगे आईपीएम पद्धति, हमारे कीट प्रबंधन का हम बिना केमिकल के कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय शरद वर्मा जी,
जो एक उत्कृष्ट और किसान है, मार्गदर्शक है, सुमलवाड़ा खुर्द इटारसी तहसील जिला नर्मदापुरम से है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। वो उन्होंने भी यह पद्धति अपनाई है, आप अनुभव शेयर करें। हम लोगों ने जैसे वर्मा जी ने बताया कि नीली पट्टी कैसे उपयोग करना है वो करी, और जो प्रकाश जाल है वो पहले से ही हम उपयोग करते हुए आ रहे हैं। और हमने जब हमारे यहाँ 1 वर्ष का कार्यक्रम हुआ था तो हमने सभी को बल्लर में लगा हुआ दिखाया था, जिसमें मुन्नीलाल सर जी, रमेश सर, सभी ने देखा था सदन में। और पवन सर जी को भी दिखाया था कि कैसे कीड़े उसमें फंसे हुए हैं, और वो कीड़ों को काफी एकत्रित हो जाते हैं। अगर अपन पंखियों का अगर प्रकाश जाल द्वारा कंट्रोल करते हैं तो काफी हद तक इल्लियों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको उपयोग करना चाहिए, और जितने किसान संपर्क में आ रहे हैं, हम ये वर्मा जी की जो पद्धति है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर वर्मा जी। ये कुछ किसान थे जिनको हमने नाम लेकर के बुलाया है, लेकिन अभी कुछ किसान इस कार्यक्रम में नहीं जुड़े हैं, जैसे राजेश सिंह ठाकुर, जिला रायसेन, हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं। कल ही उन्होंने संवाद किया कि उन्होंने 5-7 एकड़ में यह पूरे IPM पद्धति को अपनाया है और बहुत लाभ मिल रहा है। सदन में और भी हमारे कोई भाई बहन हो तो इस IPM पद्धति का, कीट प्रबंधन का, हम प्राकृतिक जैविक पद्धति से कैसे इसका नियंत्रण कर सकते हैं, अगर किसी के पास कोई अनुभव है तो सदन में खुला मंच है, आप भी अपना शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमने जो चर्चा की है हमारे सदन में योगदान कार्यक्रम में, तो उसका लाभ क्या है, उसका फीडबैक क्या है, उसकी समीक्षा क्या है। आदरणीय पवन कुमार जी ने ऐसा हमें निर्देश दिया है, मार्गदर्शन दिया है कि हमको उस कार्य की समीक्षा भी करना है कि जो हम बता रहे हैं, किसान अपना रहे हैं, तो उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका प्रभाव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और मैं सीधा हरिद्वार चलता हूं आदरणीय पवन कुमार जी के पास कि वो आए और हमारे सदन को दिशा मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी, पतंजलि पीठ हरिद्वार से। जी, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। और बहुत सुंदर चर्चा हमारे पिछले 3 दिन से विशेष रूप से जो हुई है, और उसके लिए विनय कुमार जी को और उनके विभाग के जितने भी अधिकारी आए हैं, कृषि विभाग के, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। और आज की जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज एक खुला मंच है और हम बातचीत कर रहे हैं फसलों में कीटों का के सुरक्षा के लिए और केमिकल से बचने के लिए क्या व्यवस्था होगी। तो कुल मिलाकर के हम एक अपने जोखिम को कम कर रहे हैं। हमारा जोखिम कीटों से है, हमारा जोखिम केमिकल जो पड़ते हैं उससे है, उसके जो जोखिम है उसको कम कर रहे हैं। साथ ही उपभोक्ता के लिए भी जोखिम को कम कर रहे हैं। तो ये जोखिम जो है हमारे कृषि क्षेत्र में जो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हम कीटों के लिए क्या करें, कौन सी पद्धति अपनाएं, जैविक तरीके से कैसे करें, प्राकृतिक तरीके से कैसे करें। तो इन सब विषयों पर मेरे ख्याल से बड़े विस्तार पूर्वक बातचीत हमारी हुई है। और देखिए, ये जो जोखिम वाली बात है उसमें हम भी इस योगाहार कार्यक्रम में जोखिम प्रबंधन का ही कार्य कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए हम को सुरक्षित रखने के लिए हम रोज योग करते हैं। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति भी अपने जोखिम को जो वो है आज की लाइफस्टाइल है, उसका जोखिम को कम करने के लिए हम रोज योग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अपनी फसल को बचाने के लिए, जैविक तरीके से होने के लिए और केमिकल से बचने के लिए भी हम जोखिम का वो कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं। और इसी तरह से किसान के जीवन में जब वो खेती करता है तो कई सारे जोखिम का उसको सामना करना पड़ता है। वह जोखिम आपके कीट पतंग के अलावा मौसम में का बदलाव, मौसम में परिवर्तन, ज्यादा बारिश होना, कम बारिश हो जाना, इस तरह के जोखिम होते हैं। और इस तरह से और भी समस्याएं होती हैं जिसमें कि उसको किसी ना किसी रिस्क को उठाना पड़ता है। जब रिस्क उठाने की बातचीत आती है तो कई बार उसके पास विकल्प होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। कई बार रिस्क उसके जीवन में अचानक आ जाते हैं और उसके लिए फिर वो समुचित प्रबंधन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम एक व्यवस्थित तरीके से इतने सारे आयामों को साथ लेते हुए अपनी बात को हम रखते हैं और इसको लेकर के आगे कार्य करते हैं,
तो निश्चित रूप से उसका हम अपने जोखिम को हम कम कर सकते हैं। सरकार भी इस विषय पर भी काफी मदद भी करती है किसानों को, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि कृषक जो है उस तरह की मदद का फायदा नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनको उस चीज की जानकारी नहीं हो पाती है। तो ऐसे ऐसे भी हमारे जो जीवन में कृषकों के जीवन में खेती का कार्य करते समय जो जोखिम होते हैं, उन विषय पर भी हमें लगता है कि हमें चर्चा करनी चाहिए, और अपनी जो भी उसको उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हमारे अपने अभी तक के क्या अनुभव हैं, हमने अभी तक के उसमें हमने क्या सीखा। हम जब वर्षा ज्यादा हो जाती है, पानी ज्यादा हो जाता है, कम बारिश हो जाती है, तो हम अपने जोखिम को कैसे प्रबंध करते हैं। यह विषय उन जगह के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पर या तो फसल की कीमत बहुत ज्यादा होती है, या फिर वहां पर उचित साधन नहीं हो पाते हैं। और अचानक आज की स्थिति में क्या हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत मतलब एक असर दिख रहा है। अचानक बारिश हो जा रही है, अचानक सूखा पड़ जा रहा है, अचानक इन सब कारणों की वजह से हम आने वाले समय पर, और हम महसूस भी कर रहे होंगे कि हम उसमें कीट पतंग बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ सकता है, उसका एक पैटर्न में परिवर्तन हो सकता है। तो इन सब चीजों को एक समन्वित रूप से हम किसान को अपनी खेती में होने वाले जोखिमों के प्रति आगाह करते हुए हम कैसे इस विषय पर करेंगे, इस विषय पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। और फिर हम हमारे साथ हमारे कुछ और साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने अनुरोध किया है कि वो भी इस विषय पर अपनी बात करें, संवाद करें, और हम इस धीरे धीरे जितने भी तरह के जोखिम का प्रबंधन हो सकता है, उन विषय पर हम आने वाले समय पर एक प्रयास किया जाएगा कि उसकी एक तो उसको समझा जाए पहले, फिर उसके ऊपर हमारे जो अनुभव हैं उस पर हम चर्चा करें, और चर्चा के आधार पर उचित उसके लिए नीति, रणनीति और संवाद के माध्यम से हम आगे कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करें। हमारे कई तरह के जो जोखिम हैं खेती में, और खेती करते समय जो होती है, उन सब विषय को हम आगे लेते हुए अपने अनुभव अगर साझा करते हैं, और जिसमें जब सरकार की तरफ से भी मदद मिलती है कि अचानक बाढ़ आ गई तो उसने राहत राशि दे दी, अचानक सूखा पड़ गया तो कुछ एक राशि दे दी, या उन्होंने बीज का वितरण कर दिया। कई तरह की ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो विभागीय स्तर से भी और शासन के स्तर से भी की जाती हैं। लेकिन इस विषय पर मुझे लगता है कि हम संवाद करते हुए अपने अनुभव को आप साझा करेंगे तो बहुत सबको एक लाभ मिल सकता है। और इस विषय को आज हम चर्चा करते हुए इस सदन को मैं वापस देता हूं, और आगे अपने अपने अनुभव को हम साझा करें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आगे मुंदीलाल जी, सदन को आप संवाद जारी रखें। जी सर, धन्यवाद सर। और आपने महत्वपूर्ण बात कही है सर कि कीट प्रबंधन के अनुभव हम ने जाने हैं, और कीट प्रबंधन का मैं आपको भी अनुभव आपको इसका आभास कराना चाहता हूँ सर। जब एक 10-12 साल की दिव्यांश बिटिया अपने गार्डन में, घर के किचन में, और एक पीली पट्टी चिपका लेती है, और जिससे उसमें जो है कीट आकर चिपकते हैं, और वो कहती है कि ये इससे हमारे फलों का सुरक्षा हो रही है। ये युगहर कार्यक्रम उन्होंने सुनकर के आदरणीय हमारे दिनेश सेमवाल जी की बिटिया ने उनको, उनके साथ परिवार के लोग बैठे होते हैं, सुनते हैं युगहर कार्यक्रम में, तो बोली पापा जी एक पट्टी क्यों नहीं मंगा लेते, हमारे फलों में जो है कीट आते हैं तो उसका प्रबंधन हो जाएगा। उन्होंने मंगा करके और ऑनलाइन और वो चिपका लिए। जब वो फोटो मैंने देखी तब लगा कि एक बच्चे, जब बच्चों में भी एक जो है युगहर कार्यक्रम का प्रभाव हो रहा है, तो निश्चित है कि समाज में तो किसानों को तो लाभ मिल ही रहा है। आपने जोखिम प्रबंधन की बात की है। किसान करते समय, खेती करते समय कई जोखिम होते हैं।
जोखिम जितने होते हैं उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, उनका समाधान कैसे हो, उनके साथ जोखिम पर हम मदद कैसे करें, इस विषय पर आदरणीय पवन सर ने जो मार्गदर्शन दिया है कि इस पर भी हम चर्चा करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय विनय मिश्रा जी जुड़े थे, शायद वो लेफ्ट हो गए हैं, तो हम सदन से चाहेंगे कि हमारे खेती करते समय कितने जोखिम आते हैं और उनका कैसे समाधान हो सकता है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जोखिम क्या क्या होते हैं सदन में, सदन खुला हुआ है। जैसे हम पहले हल जोतते हैं, खेती करते हैं, पानी देते हैं, कई जहरीले कीटों का किसान के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कहीं आकाशीय बिजली गिरती है, कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, तमाम प्रकार की घटनाएं किसान के साथ होती हैं। और किसान के साथ जब ऐसा होता है तो उसको बहुत आवश्यकता होती है मदद की। किसान के पास होता कुछ नहीं है, सारी चीज वो किसानी में अपनी खेती में लगा देता है, पूरी लागत लगा देता है, और उसके पास कुछ नहीं होता है। जब उसके पास आपदा आ जाती है, कोई जोखिम आ जाता है, तो फिर उसके लिए जैसा हमने सुना है कि उसका परिवार या उसके जमीन बेचते हैं या वो सुसाइड करता है। ऐसे समय पर उसको उसकी मदद होना चाहिए। जैसा आदरणीय पवन सर ने इस विषय पर चर्चा की है, तो मैं सदन में उपस्थित हमारे भाई बहन हैं, वो चर्चा कर सकते हैं। आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं कोई भी भाई बहन अपना हैंड रीच करे जो अपनी बात रख सकता है। आदरणीय अशोक पटेल जी नर्मदापुरम से सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी भी सदन में उपस्थित हैं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से चाहूंगा कि सदन में अपना सुझाव और मार्गदर्शन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आपका बहुत ज्यादा इस योगार कार्यक्रम में जो सहभागिता और सहयोग है और जो आपकी लगन है, लगातार हमारे इस योगार कार्यक्रम में इतने विशेषज्ञों को आपने बुलाया है और मार्गदर्शन दिया है। कल आदरणीय विनय कुमार जी से चर्चा हो रही थी, लगभग 1-2 घंटे बात हुई दिनेश कुमार जी की और हमारी। मैंने भी जब लाइट ट्रैप अपनाया, उसका प्रभाव बताया, उसका फोटो भेजा, और आदरणीय विनय कुमार जी कल से प्रसन्न दिख रहे हैं कि ये मिशन जो है निश्चित देश के किसान के खेत खेत तक पहुंच जाएगा, और उनकी चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। और मैं आश्वस्त करता हूँ कि स्वैच्छिक कार्यक्रम है, और स्वैच्छिक कार्यक्रम का 237 दिन लगातार चलना, एक मन से किसान और वैज्ञानिक हमारे जुड़ रहे हैं, और पतंजलि योगपीठ का मार्गदर्शन, हमारे आदरणीय कुशल नेतृत्वकर्ता पवन कुमार जी का मार्गदर्शन, इसमें परम सिद्धि आचार्य जी की आशीर्वाद और कृपा इस पर है, परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद है। तो ये कार्यक्रम बढ़ेगा, और ये कीट प्रबंधन की जो IPM पद्धति है, ये किसान के खेत खेत तक पहुंचेगी, ये हम संकल्पित हैं और ऐसा करेंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है। जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय धन्यवाद। सुप्रभात पुनः। आपके अंतिम शब्दों से ही आगे बढ़ूंगा कि कुशल नेतृत्व, और वास्तव में जब तक कुशल नेतृत्व हमें ना हो तब तक किसी भी जोखिम की तरफ देखें तो वो जोखिम जोखिम ही बना रहता है। वो इसलिए कि अगर जोखिम की बात कहें तो पहला कदम आदरणीय हमारे विनय कुमार जी ने ही जोखिम भरा लिया। उन्होंने जो कार्य किया, उनके लिए जो ड्यूटीज थी वो थी, उसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त कार्य किए, और जोखिम ये रहा कि उसका फलसफा ये हुआ तो उनका डिपार्टमेंट ही चेंज कर दिया गया। लेकिन इस जोखिम भरे कार्य के सत्परिणाम को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्य को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे उनके पास ड्यूटीज दूसरी हैं, वो उसको भी निभाते हुए फसल सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा जोखिम खेती किसानी का है, जिसमें किसान की खेती भी चौपट होती है, और अगर वो जहर का प्रयोग करता है तो किसान के स्वास्थ्य के साथ साथ उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य भी जोखिम भरा होता है। और जब प्राणी मात्र का संकट हो, उससे बड़ा जोखिम कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस क्षेत्र में कदम आगे बढ़े। लेकिन योग्यता की और अच्छे नेतृत्व की बात कहें तो योगाहार में जो नेतृत्व आदरणीय पवन सर जी द्वारा, आदरणीय मुनीलाल जी द्वारा दिया जा रहा है, इसमें इसमें असल में दूसरी जगह देखें तो दूसरी जगह अच्छा काम करने से भी जोखिम होता है, और इसमें खुला मंच है कि जो जितना अच्छा कार्य कर सकता है स्वागत है, और उससे प्रोत्साहन इतना मिलता है कि उसमें ऊर्जा भर जाती है। खेती किसानी की बात करें तो खेत बीज से लेकर के, हल से लेकर के, अब ट्रैक्टर अगर चला रहे हैं तो कितना डीजल लगेगा, उसी के अनुपात में
हमारे जोखिम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो घर के मुखिया का नेतृत्व हो या फिर हमारे गांव का या जिले का या देश के मुखिया का नेतृत्व हो तो गाड़ी चल पड़ती है। देश पिछले कोविड से लेकर के अभी तक बहुत बड़ी जोखिम झेल रहा है, लेकिन नेतृत्व अच्छा रहा तो गाड़ी पटरी पर चल रही है। हाँ, ये बात 2-4 दिनों में हुई है मेरे घर में कि मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था योगाहर की बात। उन्होंने योगाहर के दिन वो जुड़े हुए थे, तो कम जुड़ पाते हैं लेकिन क्योंकि स्कूल के प्रोग्राम्स वगैरह बच्चों के। लेकिन मैं चर्चा कर रहा था कि कैसे हम इस फसल सुरक्षा के तंत्र को आगे बढ़ा सकते हैं अपनी तरफ से। तो 2-3 दिन चर्चा हुई तो दिव्या हमारी जो बेटी है उसने कुछ पौधे लगाए हैं, तो उसके भी समझ में वो भी पूछती रही कि क्या बात हो रही है। तो जब ये बात हुई तो वो चौकन्ना हो गई। उसने कहा कि आप लोग जब भी लगाएं तब चलेगा, जो प्रोग्राम है भविष्य का तुम सोचते रहो, मुझे तो चाहिए ये जो ट्रैप्स है। और उसने जिद की और उसकी मम्मी ने मंगा दिया और लगा दिया। फिर उसने भेजा है और वो रिपोर्ट भी करती है कि आज कितने कीट पतंग फंसे। तो ये सहसा मतलब स्वैच्छिक रूप से जो ये कार्य आपने आगे बढ़ाया है, इसकी जो किरणें हैं इधर-उधर भी फैल रही हैं। जहाँ हम सोच नहीं सकते, वहाँ भी जहाँ न जाए रवि, वहाँ जाए योगाहर के कवि। इस तरह की संभावनाएँ सभी तरह क हैं। और लेकिन हम यहीं पे रहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें कल के लिए सोचना बड़ी कठिन बात है, क्योंकि ये प्राण की बात है। जीवन संकट में है, जीवन जोखिम में है। और इन जो जो हमारे उपाय हमारे आदरणीय और माननीय सदस्यों ने दिए हैं, खासकर हमारे अ, मुख्य अतिथियों ने कल परसों जो बात रखी है और डॉक्टर विनय कुमार सर के माध्यम से बार-बार आती रहती है ये बात। इनमें जो पीड़ा है और ये उतावले हैं बहुत, इसीलिए हैं कि ये प्राण की बात है। पता नहीं प्राण पखेरु तो ऐसे ही उड़ जाते हैं और जब हम ज़हर निगल रहे हों तो पता नहीं कितने-कितने बीमारियों से हमें जूझना पड़ेगा। तो इस जोखिम से हमें बचना है और बचना है। ये इनके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं। मैं यहीं पे धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी श्यामबाल जी। जब एक हमारे दिव्यांशी बेटा दिव्या अगर वो पीली पट्टी अपने घर में लगा सकती है और उसके तो हमारे किसान भाई तो निश्चित है और किसान भाई लगा रहे हैं। मैं कल जब हमारा संवाद हो रहा है, अभी हम पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में संवाद कर रहे हैं अपने जिला प्रभारियों से। उस समय मैंने संवाद किया तो मुझे रायसेन जिले का पता नहीं था कि राजेश सिंह ठाकुर ने 5 एकड़ में मूंग में सभी फॉरमेन ट्रैप, लाइट रैप और सब कुछ लगाए और सबका उन्होंने विकल्प वीडियो दिखाया, पूरा मूंग दिखाया। आदरणीय मान सिंह गुर्जर जी ने जो खेती की है नर्मदापुरम में, इतनी जबरदस्त फसल है, ऐसे चमक रही है मूंग जैसे, एक भी केमिकल नहीं डाला है। सिर्फ उन्होंने दूध, कच्चा दूध और हल्दी और ग्योरी लाल मिट्टी जो होती है उसका छिड़काव किया है। और तो ये अब लग रहा है, नहीं तो अभी तक मूंग में कोरोजन के अलावा कोई उपाय था ही नहीं। सीधा किसान अपने पहले स्टॉक कर ले जाता था और 3-4 बार उसको जहर को छिड़कता था। घर में वो मूंग लाता नहीं था, खुद खाता नहीं था, क्योंकि उसको पता है कि इसमें जहर है और वो बाजार में दे देता था। आज उस स्थिति में अगर योगार कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय विनय कुमार जी के माध्यम से इस जहर से मुक्ति अगर किसान को मिल रही है, हमारे देश के नागरिकों को मिल रही है, तो ये छोटी बात नहीं है। ये मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं केंद्र सरकार से और इसमें सदन के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, योगार के माध्यम से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें इस पर ध्यान दें और इस पद्धति को एक सरकारी पद्धति बना करके जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सब्सिडी के कार्यक्रम हो, चाहे कोई कार्यक्रम, चाहे वो विधायक और सांसद निधि जो लोग देते हैं, कल मैंने चर्चा की थी कि इस पर भी हमारे प्रतिनिधि जाकर के हम किसानों को एक किट भी दे सकते हैं। आइए हम जनसंपर्क निधि में जाते हैं, किसानों से मिलें, हर किसान को एक एक किट अगर दें और उन किसानों का प्रशिक्षण करा करके आईपीएम पद्धति कैसे अपनाई जाती है, अगर इस पर ध्यान दिया जाता है तो एक देश हमारा इस जहर से मुक्त हो जाएगा, बच जाएगा। और सबसे ज्यादा जहर सिर्फ कीट प्रबंधन के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जो सब्जी में ऊपर से डाला जाता है, शाम को किसान सब्जी में जहर डालता है, सुबह मंडी में आ जाती है और हमारे माताएं, बहनें और भाई घर पे वो जहर डली सब्जी लाते हैं, उसको पकाते हैं, खाते हैं, कैंसर होता है, किडनी खराब होती है, हार्ट अटैक आता है और फिर कहते हैं
कि अरे वो तो योग कर रहा था, उसको कैसे हो गया? इसका कारण ये है कि आप जहर खाएंगे तो उसका असर दिखेगा। आज इस जहर से बचाने के लिए हमारा सदन लगातार समीक्षा कर रहा है, संवाद कर रहा है, और मैं इस सदन को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि जो आप लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ करके अपना सुझाव देते हैं। विभिन्न प्रकार के, जैसे विनय कुमार जी ने एक मिशन चलाई है और लगातार लगे रहते हैं कि ये कार्यक्रम हो, और वो कार्यक्रम हो रहा है। हमारे कई चीफ गेस्ट महोदय आते हैं, हमारे जैसे कई भाई बहन योग शिक्षक आ रहे हैं, योग की बात बता रहे, नए नए तरीके बता रहे। रोज नए योग शिक्षक से योग सीखना, कहीं ना कहीं उसके अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम एक योग शिक्षक से अगर योग कराते तो उसी के सिर्फ अनुभव होते, वो जो जानते हैं। लेकिन हमारी विधाएं नई नई आ रही हैं, नए नए हमारे चीफ गेस्ट विद्वान आ रहे हैं, पद्म श्री आ रहे हैं, और वो अपना अनुभव बता रहे हैं। 50, 60, 70 साल की उम्र में जो उन्होंने अनुभव किए, वो अनुभव योग हर कार्यक्रम बता रहे हैं और हमारे लोग अपना रहे हैं। सदन खुला है। आदरणीय जी डॉक्टर किशोर दुबे जी और बने सिंह जी ने हैंड रेज किया है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय बने सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें, फिर मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी को आमंत्रित करूंगा। ओम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आज विषय चल रहा है कि बिना कीटनाशक के अपन फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप वगैरह पूरे देश के किसानों को कैसे तक वितरित करें और कैसे मार्गदर्शन करें, इसके संदर्भ में मैंने पहले भी विषय रखा था और अभी भी मैं रखना चाहता हूं कि अपन पतंजलि किसान सेवा समिति के जो जिला प्रभारी या तहसील प्रभारी हैं, क्यों ना हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रभारी बना करके उस प्रभारी के पास प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, ये सभी चीजें अपन उपलब्ध करवाएं और वो गांव-गांव में प्रचार करेगा। क्योंकि हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम नहीं पहुंच सकते, एक हमारी सेना हम बनाएंगे तो हम बहुत ज्यादा जल्द सफल होंगे। फेरोमोन ट्रैप और लाइट ट्रैप जैविक खेती करने वाले किसान को ही नहीं, अन्य तो रासायनिक खेती कर रहा है, जो भी किसान जैसी खेती कर रहा है उसको अपन प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे उनको, तो बहुत बड़े स्तर पर हम बदलाव ला सकते हैं देश के अंदर। अपनी सेना जब तक हम तैयार नहीं कर पाएंगे, जब तक ये काम असंभव है। केवल हम 150, 200, 1000, 2000 लोगों तक ही हमारा मिशन चल रहा है। अभी हमको लाखों में तब्दील करना है, तो हमारी सेना को मजबूत करना होगा। हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम किसान सेवा समिति के प्रभारी नियुक्त करें, उसके पास मिट्टी परीक्षण का किट उपलब्ध करवाएं हम, वो मिट्टी परीक्षण करेगा गांव में। चाहे किसान जैविक कर रहा हो या रासायनिक कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसका मिशन, अपना मिशन है कि मिट्टी परीक्षण करना प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक खेत की। उसके पास हम ये यदि सभी सुविधाएं अगर उपलब्ध करवाएंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हम आने वाले समय में देख सकते हैं। जी ओम सभी का। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय बनेश सिंह जी, बहुत सुंदर आपने सुझाव दिया है कि हम पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारियों के से संपर्क करके और यह पूरी सामग्री IPM पद्धति की उनके यहाँ रखवाएं, फिर वो संवाद करेंगे और वो जितनी जरूरत है और वो मांगते रहेंगे। बहुत अच्छा तरीका है। और मैं दूसरा, आपने जो ग्राम पंचायत की बात कही है, अभी अभी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से लगभग संवाद हुआ है। योग आयोग का उन्होंने गठन किया था, पतंजलि परिवार की ओर से निवेदन किया था, मध्य प्रदेश से ही निवेदन किया गया था, हम लोगों ने किया था, उन्होंने आयोग बना दिया है। अब हर गांव तक योग का शिविर लगना है। उस योग शिविर के माध्यम से हम प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा करेंगे योग के साथ साथ। तो योग हर का कार्यक्रम गांव तक पहुंचेगा और उसमें हम जो है कीट प्रबंधन की IPM पद्धति को लाके वहाँ डेमो दिखाएंगे। हमें कल जो है ये सूचना मिली थी, हमने उसमें योग हर कार्यक्रम में भी वो पेपर कटिंग डाली है, इस समय आ रहा है। अब मैं आदरणीय अतुल भोंडेले, सॉरी, डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए अपनी मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और हमारे मार्गदर्शक पवन जी ने जो बात रखी है वह बहुत विस्तार से रखी है कि खेती में कौन सी रिस्क होती है और खेती में जो अलग अलग प्रकार की रिस्क होती है उसका समाधान निकालने के लिए सरकारी क्या प्रावधान है, क्या होने चाहिए और किस तरह से उसमें और जोड़ होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने विषय रखा है। तो बहुत महत्व का विषय है। खेती तो धंधा ही पूरा रिस्क का है। खेती में अब हम 2-4 कदम अगर देखें, जो सभी किसानों को पता है और हम और आप सभी को पता है कि अगर जमीन जुताई की, सब किया और बारिश नहीं आई तो भी उसका जो सोइंग सीजन है वो आगे चले जाता है। प्रॉपर सीजन में अगर सोइंग नहीं होता
तो फसल की जितनी उपज आनी है वो नहीं आती, रिस्क है। अगर बहुत ज्यादा पानी हो गया, इतना पानी हो जाता है कि हम उसमें भी बुआई नहीं कर पाते, तो ये भी रिस्क है। मतलब बुआई से लेकर किसान की रिस्क शुरू हो जाती है। दूसरा प्रावधान आता है बीजों का। अगर हमारा खुद का बीज है तो उसको तो टेस्टिंग करने का तरीका है, उसको हम उसका उगम क्षमता देख के हम बुआई कर सकते हैं। लेकिन जब कहीं से हम बीज मंगवाते हैं, मार्केट से लाते हैं, यूनिवर्सिटी से लाते हैं, तो कई बार यह भी देखने में आया है कि वो बीज जितनी गुणवत्ता का होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में तो बहुत रेयरली होता है, वरना तो अच्छा ही रहता वो, लेकिन मार्केट से जब किसान लाते हैं तो वो कौन से वैरायटी का निकलेगा, क्या निकलेगा। कहा जाता है कि इसमें 100 फलियां आएंगी, और कई बार देखा गया है उसमें 10 फलियां भी नहीं आती। कई बार तो कॉटन में हमने देखा है कि एक भी बोल नहीं आता, और उसमें तो किसान पूरा का पूरा, क्योंकि उसकी बाकी की लागत है पूरी हो जाती है, पूरा उसको करना पड़ता है। तो बीज भी अगर गलत हो गया तो उसमें भी किसान की रिस्क है। खादों के बारे में भी वही चीज है कि उसमें कई प्रकार के मिक्सचर्स आते हैं, और वो मिक्सचर्स कितने गुणवत्ता के होते नहीं होते, ये किसान ने जो खेती किया है उनको सबको पता है कि खेती में ये खादों में भी रिस्क होती है। वैसे ही जो अलग अलग प्रकार के कीटकनाशक, क्योंकि हम जनरल किसान के बारे में बोल रहे हैं, हम ऑर्गेनिक के बारे में तो जानते ही है, लेकिन जैसा कि बने सिंह जी ने और सभी ने बोला है कि भाई खेती की रिस्क जो है, तो खेती के रिस्क में जो भी दवाई लाई जाएंगी उसके बारे में भी वो कितनी गुणवत्ता की होंगी, क्या होंगी, परिणाम कारक होंगी नहीं होंगी, यह भी उसमें रिस्क है। अब आगे चलते हैं कि भाई इसके बावजूद अगर उसमें इंटरकल्चर करना है, तो इंटरकल्चर करते समय भी जो बरसात है वो बेमौसम कब आएंगी, कितनी आएंगी, कम आएंगी, ज्यादा आएंगी, कि हम इंटरकल्चर कर भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, यह भी उससे जुड़ी हुई रिस्क है। उसके बाद में महत्व की रिस्क आती है कि जिसको हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं, कि प्रॉपर सीजन में हमको उसको काटना है, और काटने के पहले ही अगर बादल आ जाते हैं, ओला आ जाता है, तो पूरा बना बनाया जो क्रॉप है वो जमीन में मिट जाता है, और किसान के हाथ में कुछ भी नहीं आता है, तो वो भी रिस्क है। और इसके बाद में सबसे महत्व की जो है वो तो मार्केटिंग की रिस्क तो है ही है, जिस पर इस सदन में तो कई बार कई लोगों ने चर्चाएं की है। मेरा कहने का मतलब है, तो किसान की जिंदगी ही ऐसी है और किसान का व्यवसाय ही ऐसा है कि जो जमीन से लेकर बुआई से लेकर खाद, दवाई, हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग तक पूरा का पूरा रिस्क भरा फैक्टर है। और ये जो रिस्क मैनेजमेंट है किसान की, ये रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ प्रावधान बने थे, अभी भी बने हैं, लेकिन उसमें कुछ सुधारों की भी जरूरत है। क्या बना है प्रावधान? प्रावधान है इंश्योरेंस, कि भाई ये, क्योंकि जहां पे रिस्क होती है वहीं पे इंश्योरेंस होता है। हम लाइफ LIC और बाकी सबका हमको सबको अनुभव है कि जहां पे रिस्क है वहां पे इंश्योरेंस है। तो इसलिए कई सालों के बाद में इंश्योरेंस की डिमांड हुई कि भाई ये अनसर्टेनिटी है तो इसमें इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस गवर्नमेंट में, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ, 10-20 साल के पहले इंश्योरेंस स्कीम चालू की। इंश्योरेंस किसको दिया? जो क्रॉप लोन लेते हैं उन्हीं को इंश्योरेंस दिया। यानी पहले बैंक से पैसा लो, आप ऋण लो, ऋण लेते हो तो ही आपको इंश्योरेंस का आप प्रावधान कर सकते हैं। जो खुद के पैसे से खेती करेगा उसको प्रावधान नहीं था। उसके बाद में फिर कई ज्ञापन दिए गए, बातें हुई बैंकों को, और जो विधायक थे उनको भी अलग अलग प्रकार के सुझाव दिए गए। उसके बाद में उन्होंने कुछ क्रॉप के बारे में तो ठीक है कि भाई आप यदि प्रीमियम भरते हो तो आपकी रिस्क मानी जाएंगी, लेकिन उसमें भी कई प्रकार के लिमिटेशन उन्होंने दे दिए हैं कि इस क्रॉप को इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, दूसरे क्रॉप को कुछ 2-4 क्रॉप, 5 क्रॉप उन्होंने दे दिए हैं। जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर बोल दूं, संतरा, संतरा का एक क्रॉप बहुत अच्छा क्रॉप होता है आखिर तक, और अगर एक ओला गिर जाए तो ओला गिरने के बाद में ओले से जो गिरेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन ओला जिस जिस संतरे को टच करके जाता है वो संतरा सड़ जाता है। 8 दिन में पूरा का पूरा बागान जो है वो नीचे चले जाता है, और वो किसान को कुछ भी नहीं मिलता। अगर ओला वो गेहूं की फसल पे गिरता है तो पूरा का पूरा गेहूं जो है लास्ट स्टेज में भी अगर गिर गया तो पूरा मिट्टी में चले जाता है। तो ऐसी रिस्क किसान के साथ में है। तो इसलिए प्रावधान के बारे में गवर्नमेंट को बोला गया था कि भाई आप हर क्रॉप के लिए दो। आज की स्थिति है कि हर क्रॉप के लिए इंश्योरेंस नहीं है,
ये सदन के सामने मैं महाराष्ट्र जैसे स्टेट की भी बात कर रहा हूँ। ये बाकी स्टेट्स के बारे में मुझे अभी फिलहाल जानकारी नहीं है। तो हमको तो ये बोलना है कि खेती का धंधा ही अगर पूरा रिस्क का है, तो रिस्क के लिए कम से कम जैसा अपन एमएसपी के लिए बोलते हैं कि भाई 10-15 क्रॉप्स के बारे में आप बोलो, तो जो मेजर क्रॉप्स है हर स्टेट के, वो मेजर क्रॉप्स के लिए इंश्योरेंस का प्रावधान होना चाहिए। सभी क्रॉप्स है जो मेजर क्रॉप्स है, कम से कम वो मेजर क्रॉप्स के लिए प्रावधान होना चाहिए। उसका जो प्रीमियम है वो मतलब आप क्रॉप लोन लो न लो, उसके लिए भी वो कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसका जो प्रीमियम रहेगा उसका मिनिमम भुगतान होना चाहिए, और वो मिनिमम भुगतान जो है 1% 2% इस तरह से कि भाई कम से कम पता तो चले। और जो आजकल तो जीपीएस का जमाना है, तो वो किसान ने जिस क्रॉप के लिए बोआ है तो वो उसने सचमुच बुआई की कि नहीं की है, यह भी डेटा अपने को पटवारी के और जीपीएस के माध्यम से मिल सकता है। तो जीपीएस और वो इंश्योरेंस इस तरह से यदि हम कुछ जोड़ते हैं, और उसकी लिमिट भी दी है उसमें, उन्होंने लिमिट ऐसा कर दिया कि भाई अगर समझो कि कॉटन, हमारे महाराष्ट्र में कॉटन 10 क्विंटल से लेकर तो 25-25 क्विंटल उगाने वाले किसान होते हैं। तो भाई जैसा एलआईसी में होता है कि भाई आप 1 लाख की एलआईसी निकालना चाहते हैं कि 10 लाख की निकालना चाहता है, यह जो सिलेक्टिविटी किसान को दी गई है, यह सिलेक्टिविटी ये अगर बाकी इसमें दी है तो यह सिलेक्टिविटी किसान को भी देनी चाहिए, इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो सिलेक्टिविटी कितने का इसका निकालना है इंश्योरेंस, यह भी फैसला करने का और उस तरह से प्रीमियम भरने का अधिकार जो है वो अधिकार किसान को होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें तो काफी सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन जो बिंदु मैंने रखे हैं उन 3-4 बिंदुओं को भी अगर जोड़ दिया और उसका उन सजेशंस को जो भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, इन्होंने लागू किया, वो भी खेती में होने वाली जो बड़ी रिस्क है उसको करीब कम से कम हम 70-80% के किसानों की हम कम कर सकते हैं। इन्हीं बिंदुओं के साथ मेरे वाणी को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आपने क्रॉप सुधार जो है बीमा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, आपने अपना मार्गदर्शन दिया और सभी जोखिम के संबंध में आपने चर्चा कर दी, सदन को अवगत करा दिया जोखिम क्या क्या हो सकते हैं किसान के। आदरणीय अतुल भोडेले जी, आप भी अपना मार्गदर्शन सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप नर्मदापुरम से हैं, लेकिन पुणे में आप जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और सेवा देने के साथ साथ आपके मन में निश्चित किसानों के प्रति बहुत अथाह प्रेम है, चिंता है। यह भी अगर युवाओं के और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के मन में किसान के प्रति चिंता होती है, किसी खेती के प्रति चिंता होती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब मैं स्वागत करता हूँ अतुल जी का, आए और अपना मार्गदर्शन दें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, और सभी बुद्धिजीवी जो इस सत्र में जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत नमन। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है। भूमिका में मैं ज्यादा समय नहीं लेता, तो अपनी बात रखूंगा कि आज से अगर कुछ 20 वर्षों पहले अगर हम जाएं तो आयुर्वेद और योग की जो स्थिति थी वह चूरन चुटकी पर थी। आपको आयुर्वेद अगर दिखाई देगा तो प्रायः वो जो गाड़ियां वैन सड़क के किनारे मिलती हैं उनमें आपको प्रायः आयुर्वेद की कुछ दवाइयां बिकती दिखाई देंगी। बहुत व्यवस्थित रूप से आयुर्वेद स्थापित नहीं था। लेकिन जैसे ही स्वामी जी आए, रामदेव जी आए, अपनी ब्रांडिंग लेकर आए, वो ब्रांडिंग के साथ आयुर्वेद को और योग को एक अलग स्थान मिला है। आज आदमी अगर आप स्वामी जी की दवाइयां देखें जो मधु ग्रेट इत्यादि है, मैं अभी वहां से हरिद्वार से एडवांस केश कांति शैम्पू और तेल लेकर आया, तो उसकी कीमत 400 रुपए के लगभग है, मेरे पास में है रखा हुआ। तो ये जो कीमत थी, ये आदमी केवल एलोपैथी की कोई दवाई देने के लिए देने को तैयार था। ये आज आदमी आयुर्वेद की दवाई को देने के लिए तैयार है। ये क्यों तैयार है? क्योंकि इसकी इस बॉटल को अगर आप देखें तो इस बॉटल के अंदर क्या है वो देखने से पहले ही आप इसकी खूबसूरती पे मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आधे से ज्यादा तो जब हम पतंजलि के स्टोर में जाते हैं तो सुंदर चीजें, इसमें इसकी डिजाइन देखिए, ऊपर से इसकी पैकेजिंग देखिए। मैं इसको अपने लैपटॉप के साथ रख कर लाया हूँ पूना से होशंगाबाद, और मुझे इस बात का रिस्क नहीं था कि ये बॉटल जो है वो गिर कर मेरे लैपटॉप को खराब कर देगी। तो आप कल्पना कीजिए कि पैकेजिंग की और
इसको जो लॉजिस्टिक की जो बात होती है कि कोई चीज कितनी दूर तक हम उसको भेज सकते हैं, उस स्टाइल की उसकी जो पैकेजिंग होती है, उसके दम पर अमेजन आज खड़ा हुआ है। पूरे अमेजन की जितनी जो चीजें हैं, आप और हम अगर मोटरसाइकिल पे या कहीं छोटे से जो ग्लास के कुछ भी सामान होते हैं, कांच के कुछ भी सामान होते हैं, पीने के ग्लास होते हैं, कटोरिया बर्तन होते हैं, तो अगर मैं बाइक पे भी लेकर जाऊं तो वो भड़बड़ भड़बड़ करते हुए मेरे गांव तक जाने में 16 किलोमीटर में उनमें कुछ क्रैक या वो आ जाएगा। और वो ही शिंडलर जिनको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ कांच के सुंदर सुंदर गुलदस्ते बनते हैं, रोशनदान बनते हैं, वो है शिंडलर। आप अगर न्यूजीलैंड से भी मंगवाना चाहें तो वो आपके घर पे सुरक्षित पहुंचता है, बिना एक दरार के, बिना कोई कोना फूटे हुए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पैकेजिंग की ताकत क्या है। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम शुद्ध बो रहे हैं, मेरे एक दोस्त हैं सिंगापुर में वो रहते थे, उन्होंने वहां से सिंगापुर से छोड़कर आकर यहाँ पर मार्शल आर्ट का पुणे में स्टूडियो डाला, और वो पुणे में स्टूडियो चलाते थे। उनके व्यवसाय में भी, मार्शल आर्ट सीखने में भी हम उनकी मदद करते थे, खुद भी सीखते थे। परंतु मैंने देखा कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और मार्केटिंग स्किल्स अच्छे नहीं होने के कारण वो लगभग लगभग अपना जितना पैसा लेकर आए थे, उनका घर था हैदराबाद में, वो भी उनको बेचना पड़ गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी चीज कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसको हमें मार्केट करने की ताकत नहीं है, तो वह चीज बस या तो हम उपयोग कर पाएंगे या हमारे अड़ोसी पड़ोसी उपयोग कर पाएंगे। दुनिया में एक ब्रांड है जिसका नाम है KFC, जो कि पिज्जा बर्गर बेचती है। वो KFC ब्रांड आज पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में अपने बर्गर्स बेचती है। लेकिन अगर आप ये ध्यान दें कि हमारे यहाँ की, भारत की जो मिठाइयाँ हैं वो सबसे अच्छी मिठाइयाँ हैं, बंगाल का रसगुल्ला मान लें या कुछ मान लें, लेकिन उनको खाने के लिए व्यक्ति को कलकत्ता ही जाना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ कि मुझे कलकत्ता का रसगुल्ला खाना है, तो ऑथेंटिक रसगुल्ला अगर मैं चाहूँगा, तो मुझे कलकत्ता ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उसको अच्छे से पैकेजिंग करके भारत से श्रीलंका, श्रीलंका से आगे भेजने की ताकत नहीं है। इसलिए हमारा जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, वो केवल भारत में ही या भारत के किसी एक कोने में ही उपयोग हो पाती हैं। इसके बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर आप एक बात पर ध्यान देंगे कि लेज़ जो चिप्स बना रहा है आलू की, वो चिप्स में कोई दम नहीं है। हम सब आलू की चिप्स बना सकते हैं, लेकिन हम आलू से ₹1 किलो, ₹2 किलो उनको पड़ता होगा मुश्किल से, आलू जिस हिसाब से वो खरीदते हैं, और पूरे देश भर में वह आलू की चिप्स बना रहे हैं और बेच रहे हैं। हमारे यहाँ का आलू, हमारे यहाँ का ज्ञान विज्ञान, हम ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने पैकेजिंग और जो लॉजिस्टिक्स है, उसकी शक्ति को हम अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं। तो जैसे भ्राता जी बोल रहे थे, शायद डॉक्टर दुबे जी बोल रहे थे या बने सिंह जी बोल रहे थे कि हम कैसे कैसे गाँव-गाँव में एक-एक व्यक्ति को इंचार्ज करें, वैसे ही हमारे जो मार्केटिंग के इंचार्ज होने चाहिए, वह हर जगह लोग होने चाहिए। आज मैं कुछ भी माँगता हूँ कि भाई मुझे तेल चाहिए या मूँग दाल चाहिए या तुअर की दाल चाहिए, तो आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे 1200 किलोमीटर वो उस चीज़ को बुलाने के लिए लगभग-लगभग अभी पिछले 4 महीने से इंतज़ार करना पड़ रहा है। किसी के पास तुअर दाल खत्म है, कोई भेज नहीं सकता, किसी के पास समय नहीं है। तो ये जब तक हमारी मजबूरियाँ बनी रहेंगी, तब तक ये समझिए कि हमको जो ऑर्गेनिक सामान है, हमारे पड़ोसी को ही बेचना पड़ेगा, और पड़ोसी फिर उतने ही कीमत में लेगा जितने की उसकी जेब की क्षमता है। अगर हम सही चीज़ चाहते हैं, तो जैसे बाबा जी के पास में बहुत अच्छी मार्केटिंग टीम है, बहुत अच्छी पैकेजिंग और लेबलिंग की टीम है। अगर उनसे हमारा कोई संपर्क हो सकता है, आदरणीय CGM सर हमारी अगर कोई मदद कर सकते हैं कि हमें उनका विशेष ऐसा नहीं करना है कि भाई सब कुछ पतंजलि ही करके दे, लेकिन क्योंकि वो उसमें उतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, उसमें निष्णात हो चुके हैं, वह बहुत अच्छे से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अगर वो हमको मार्गदर्शन देंगे कि किसान का जो वॉल्यूम है, उस लेवल पे हम पैकेजिंग कैसे कर सकें, छोटे-छोटे पैकेट्स में चीज़ें कैसे पॉलीथीन के पैकेट में या प्लास्टिक में या कर्टन्स में हम उनको रख के दूर-दूर भेज सकें, तो उससे और कम से कम कीमत में, जिससे आम आदमी उसको खरीद सके। तो इस प्रकार के अगर सत्र और चर्चा यदि होते हैं, तो हम सभी को लाभ मिलेगा, और किसान को और हमारे जैसे भी जितने भी लोग हैं जो कि दूर शहरों में बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े शहरों में बैठे हुए हैं,
उनका एक कर्तव्य बन जाता है कि हम इस पहलू पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, तभी हम इसकी सैंपलिंग करके दूर तक पहुंचा सकते हैं। और किसान के मन में ये भाव अवश्य रहना चाहिए कि मेरी चीज जो है वह खेत से निकले वाले स्वरूप में ना रहे। अगर आलू जो है वह वैसा ही रह गया तो वो मंडी के लायक बनेगा, और अगर आलू की चिप्स बन जाती हैं, उसकी कुछ प्रोसेसिंग हो जाती है, उसकी क्लीनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, तो भी वह अपनी जो गुणवत्ता है, अपना जो मूल्य है, वो बहुत बढ़ा लेता है। हमारे यहाँ हम जो नॉर्मली दालें उपयोग करते हैं, चावल उपयोग करते हैं, और जो खेत से गेहूं निकलता है वो उपयोग करते हैं। तो खेत के गेहूं में और बाजार में जो बिक रहा है गेहूं है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर उस अंतर को हम खेत के पास ही किसी खले में, किसी ग्राइंडिंग मशीन पे, किसी ग्रेडिंग मशीन पे, अगर हम वहां पे उसको यदि कंट्रोल करके वहीं पे उसको किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के ग्रुप के साथ, जो किसानी नहीं कर सकते लेकिन पैकेजिंग कर सकते हैं, वह कार्य अगर हम कर पाए तो हमें जो बीच का जो मार्ग है, जो मंडी का मार्ग है, वह हम खत्म कर सकेंगे और सीधे फार्मर टू कंज्यूमर, फार्मर टू कस्टमर वो वाली बात हो जाएगी। और जिस दिन ये मॉडल स्थापित होगा उसी दिन किसान जो है वह संतुष्ट और सुरक्षित महसूस करेगा। धन्यवाद जी, नमस्ते। धन्यवाद अतुल जी, आपने विस्तार से बात रखी। इस पे अपन सब आगे करेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी और आदरणीय विनय कुमार जी का एंट्री है, तो मैं सबसे पहले आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ, फिर मैं आदरणीय विनय कुमार जी को सुनूंगा। जी, आदरणीय विनय कुमार जी को सुन लेते हैं और इसके बाद फिर आदरणीय पवन कुमार जी। जी, आदरणीय विनय कुमार जी, सादर आमंत्रित। अभी जैसे बात हो रही थी, सबसे पहले हमको प्रोडक्शन की बात करना है, कैसे किसान की हम लागत घटाएं। जो ऑर्गेनिक का समस्या है, ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट जो महंगे हो रहे हैं, उनकी किसान की चूंकि लागत बढ़ती है और लागत के चलते ही वो समस्या उत्पन्न होती है। वो सोचता है मेरे डबल रेट पे बिके, और लोग कह दिए ही देते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी लागत और अच्छी क्वालिटेटिव सामान कैसे पैदा हो, समस्या यहाँ से है। और हम सामान पैदा ही नहीं करें, मार्केटिंग किस चीज की करेंगे? कहाँ से हम जैविक ला रहे हैं? कैसे हम इतना जैविक लाएंगे? किसान को पहले टेक्निक देना पड़ेगा, उसको सस्ती टेक्निक, जैसे ये चीजें हैं, कैसे उसको सस्ता बीज मिल जाए, जो देसी पहले था उसके पास बीज अपना सुरक्षित रख ले, हाइब्रिड के जो जाल में फंस गया है, ऐसे पेस्टिसाइड के जो जाल में फंसा है, जो उसके पास सीधी आसान टेक्निक है, उसकी बात नहीं करते लोग। मार्केटिंग तो अगला चरण है, मार्केटिंग होगी ही, पहले हमारे प्रोड्यूस ही नहीं है। किसके पास है? जो जितना कर रहे हैं वो अपने खाने भर का पैदा कर रहे हैं। मैं यहीं बैठा है, सर जी मेरी बात हो रही थी, वो अपने भर का बड़ी मुश्किल से पैदा कर पाए, गेहूं का पैदा किए हैं। तो बात अभी हो रही प्रोडक्शन की। हेलो, आपके पास आ रहे हैं, थोड़ा सा विनय कुमार जी को सुन लेते हैं। जी, म्यूट कर लें सर जी। विनय कुमार जी, हेलो हेलो। तो सबसे बड़ी जो मुन्नीलाल जी से बात हो रही थी, अभी बात हो रही थी कि हम प्रोडक्शन अच्छा करें, मूंग बगैर दवा के पहले हम पैदा करें। मेरे पास कोई रास्ता किसान को सिखाया जाए और जो सस्ती टेक्निक किसान तक जाए। और ये इजी टेक्निक है, लोग जैविक का जो कर रहे हैं सारे लोग यही फंसे हैं। जहाँ कीड़ा बीमारी आता है वो हाथ खड़े कर देते हैं। यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, काफी दिन से कुछ लोग कर रहे हैं, मगर सबके सब लोग कहीं ना कहीं इसी उसमें फंसे, कहें या ना कहें। मैं बहुत किसानों को जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलता हूँ और मैंने देखा कि कहाँ क्या समस्या है और सिंपल रास्ता क्या हो सकता है। और अगर इस टेक्निक को लोग अपनावे तो ये जो समस्या है ना कि कहाँ मिलेगा, जो अभी कह रहे हैं 400 किलोमीटर 12 किलोमीटर, वो छतरपुर में भी पैदा हो जाएगा, लखनऊ के आसपास भी पैदा होगा, तो हमको अपने आसपास अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, ये वो भी दिक्कतें उनकी कम होंगी। तो सबसे पहले हमको प्रोडक्शन लेवल जाना, कहाँ पैदा कर पा रहा आदमी, हर आदमी। सबसे बड़ी समस्या तो प्रोडक्शन लेवल पे है। फिर मार्केटिंग का है, मार्केटिंग की भी चैलेंज है, मार्केटिंग अलग है। मगर अगर हम पैदा कर लें, अच्छा कम लागत में पैदा कर लें, तो उसको खरीदने वाले कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊं, हर जगह समस्या मार्केटिंग की बहुत बड़ी समस्या है, मगर लोग जो जान जाएंगे तो उसको खरीदने के लिए बहुत अच्छी क्या नाम है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो सबसे पहले हम जो यही कह रहे थे कि अभी मुन्नीलाल जी से बात हो रही थी, बहुत दिन बाद तो मुन्नीलाल जी लगाए हैं और कल ही रिजल्ट बता रहे थे कि मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसमें कौन सी लागत आई है, तो हमको उसकी लागत घटवाना है, हमको उसको बताना है। और हमको पहले अपने खाने लिए मिल जाए, अपने नहीं पा रहे हैं लोग, मैं बता रहा हूँ कि अपने आसपास मिलने लगे, यही समस्या खत्म हो जाएगी ना। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय विनय कुमार जी। आदरणीय अतुल जी ने मार्केट की बात की। आदरणीय विनय कुमार जी की पीड़ा है कि हम प्रोडक्शन करें तो हम प्राकृतिक जैविक उत्पादन करें, मार्केट फिर हम पैकेजिंग और मार्केटिंग में जाएंगे। बहुत सुंदर बात, दोनों महत्वपूर्ण विषय है कि हमारा उत्पादन हो और फिर मार्केटिंग हो।
और मैं आदरणीय पवन कुमार जी के पास चलता हूँ, सीधे वो आए और हमारा सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। ये बहुत सुंदर आज की वार्ता हमारी रही है, बहुत अच्छी तरह से। जो कुछ नए विषय हैं, उत्पादन पहले या मार्केटिंग पहले, अंडा पहले या मुर्गी पहले, ऐसा ही वाला है, उसमें फंसे हुए हैं। तो पहले उत्पादन वाली बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये उत्पादन हो, कॉन्फिडेंस के साथ उत्पादन हो, वो कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि दूसरे को भी हम कॉन्फिडेंस दे सकें। तो इस तरह से जब ये व्यवस्था बनेगी तब जा करके हम आने वाले समय पर मार्केटिंग के पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ये सब अपना एक अलग से विषय है। इस पर भी बातचीत होनी है और बहुत सारे लोग मार्केटिंग पर आने लग गए हैं, लेकिन उत्पादन करने के लिए शायद लोगों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। तो शायद उस पर भी हमें उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। मैं आज जो हमारी चर्चा का विषय मैंने सुझाव दिया था, अब समय भी हो गया है हमारा। हमारे साथ शुभम जी जुड़े हुए हैं। तो शुभम जी के अगर उनके कोई आज की चर्चा के ऊपर कोई कमेंट्स हैं, कोई सुझाव हैं, तो वो अपनी बात रख सकते हैं। और ये बातचीत, क्योंकि ये स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम है, तो ये बातचीत आज ही खत्म नहीं होगी। आवश्यकता पड़ने पर इस पर हम आने वाले समय पर और चर्चा करेंगे और सभी पक्षों को सुनते हुए कार्यवाही आगे बढ़ेगी, ऐसा हमें विश्वास है। तो शुभम जौहरी जी अगर यहाँ पर हैं और उनके साथ में कोई और भी अगर उनके साथी है, तो अगर वो अपनी बात रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज की जो चर्चा हुई है उस पर उनके क्या कमेंट्स हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, इसके उससे उनसे निवेदन करते हैं। शुभम जी। जी जी, हाँ धन्यवाद सर। जी, आदरणीय शुभम जौहरी जी को मैं आमंत्रित करने के पहले बताना चाहता हूँ कि 3 विषय पे आज चर्चा हुई है। एक तो कृषक जोखिम और मार्केटिंग और उत्पादन, तीनों विषय पर चर्चा हुई है। इस पर आपका क्या सुझाव है? आप सादर आमंत्रित हैं आदरणीय शुभम जी। आप सभी का नमस्कार। जब मुझे पवन जी ने ये कहा था कि आपको आके एक नया एक्सपीरियंस लेना है, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था इसके लिए कि ये मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव है कि मैं किसानों से स्वयं सुन रहा हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, किस तरीके से वह नई-नई पद्धति अपना रहे हैं। और किताबों में मैंने अभी तक यही पढ़ा था कि जब आप जैविक पद्धति की तरफ जाएँगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो घटेगा। यही पढ़ते आए हैं, हर जगह यही है कि ओवर द ईयर्स आपके स्टार्टिंग के 3-4 ईयर्स में आपका प्रोडक्शन पहले घटता है जब आप जैविक के ऊपर जाते हैं। तो मैं भी इस चर्चा को सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड था। तो बीच में दुबे सर ने कहा भी कि क्या-क्या जोखिम होते हैं। तो अगर देखा जाए तो 3 हिस्सों में इस जोखिम को बाँटा जा सकता है। खड़ी फसल से पहले का जो जोखिम होता है, वह जोखिम क्या होता है? वह जोखिम होता है क्रेडिट रिस्क बोलते हैं जिसको, ऋण का। मेरे को जो इनपुट्स अपनी फसल में लगाने हैं, उनकी व्यवस्था मेरे पे है या नहीं है, वह एक सबसे बड़ा रिस्क होता है। जब इसको देखा गया कि माना गया कि जब पीक सीज़न होता है लगाने का, तब किसान के पास कैपिटल होता ही नहीं है, उसके पास पूँजी होती ही नहीं है। तो उच्च क्वालिटी का बीज, आपके फर्टिलाइज़र, आपकी जुताई, डीज़ल, इसका पैसा सीज़न के स्टार्टिंग में होने का बहुत ज़रूरी है कि किसान के पास उसकी उपलब्धता हो। इसी क्रम में जब इस पे कमेटी बिठाई गई और भारत सरकार ने ये तय किया कि हम ऋण को उपलब्ध कराएँगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम उसको सीज़नैलिटी लोन प्रोवाइड कराते हैं कि सीज़न के स्टार्टिंग में और जो भी इंटर कल्चरल ऑपरेशन होते हैं, क्रॉप की मेंटेनेंस के लिए, वीडिंग, उस सब के लिए हमें टाइमली क्रेडिट अवेलेबल रहे, इसके लिए केसीसी लगाया। उसके बाद ये हो गया हमारा फसल से पहले का। उसके पास बीज खरीदने के लिए पैसे, उसके पास जुताई करने के लिए पैसे। उसके बाद आता है फसल जब खड़ी है, तो जैसा सर ने बताया भी कि इंश्योरेंस एक अच्छा माध्यम है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तौर पे काम कर रहा है। तो अगर किसान की रुपाई बाधित होती है, तो आज जो भारत सरकार से सब्सिडाइज़ तौर पे जो बीमा उपलब्ध है, उसमें बाधित रुपाई के लिए आपको उसका मुआवज़ा मिलेगा। उसके बाद खड़ी फसल में अगर रुपाई नहीं हो पाती है या बाधित हो जाती है या हो ही नहीं पाती है, तो उसके लिए आपको उसका मिलेगा क्लेम।
दूसरा आता है व्यक्तिगत। अगर एक विस्तृत क्षेत्रफल में नुकसान नहीं होता है और मैं एक बीमित किसान हूं और मेरे व्यक्तिगत तौर पर नुकसान होता है, तो मैं इंटीमेशन देके उसका सर्वे करा के अपना मुआवजा प्राप्त कर सकता हूं। उसके लिए कुछ लिमिटेड ही क्लॉजेस हैं, जैसे कि जलभराव है एमपी में और मुख्य में ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड जैसा कुछ है नहीं, तो जलभराव के लिए आप कवर्ड हैं। अगर आपके में जलभराव होता है किसी कारण, यानी कि 7 से 8 दिन तक पानी रुकता है और आपको लगता है कि आपके फसल में नुकसान होने का एक बहुत बड़ा चांस है, तो आप उसके लिए बैंक के माध्यम से या जो भी आपके यहाँ बीमा कर रही है उसकी ईमेल आईडी पे आप ईमेल करा के या उनके जो भी वहां के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनसे कह के ये सर्वे करा सकते हैं। दूसरा, अगर एक विस्तृत एरिया में आपकी पूरी ग्राम पंचायत में किसी कारणवश कोई नुकसान होता है, कोई व्यापक नुकसान होता है, तो उसके लिए भी आप अपने वहां के जो डीडीए साहब हैं उनसे आप अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे मिड सीजन का नोटिफिकेशन आता है, वह मिड सीजन का नोटिफिकेशन में बात करें और उसके तौर पे जब नोटिफिकेशन निकलेगा, सर्वे होगा, आपको उसका मुआवजा दिया जाएगा। अंत में जब फसल खड़ी होती है, सबसे बड़ा रिस्क होता है, तब भारत सरकार फसल कटाई प्रयोग करवाती है। फसल कटाई प्रयोग पे जो उपज के आंकड़े आते थे उसके बेसिस पे अब कई राज्यों में आरएसटी पे चला गया, रिमोट सेंसिंग के बेसिस पे ईल्ड आती है। बट मुख्यतः क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते थे जिनके बेसिस पे एक एवरेज क्या ना उत्पादकता का मानक आता था और उसके बेसिस पे जहां जहां भी शॉर्टफॉल होती थी उनको क्लेम मिलता था। अगर वह क्रॉप जिसको सुखाने के लिए आपने काट के खेत में रखा है काटने के बाद और बारिश हो जाती है, अनसीजनल बारिश, और उससे नुकसान होता है, तो बिल्कुल उसके लिए भी अभी जो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें आपका ये प्रावधान है कि उसमें भी आपको मुआवजा मिलेगा। तो मैंने जो ये आपको 4 चीजें बताई हैं, बाधित रोपाई के लिए, व्यक्तिगत के लिए, मिड सीजन के लिए और फसल कटाई के बाद में जो है, ये मुख्यतः प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है। इसके लिए एक व्यापक पब्लिसिटी और मार्केटिंग का प्लान भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है और सभी किसानों को कहीं ना कहीं इससे आप जरूर छुए होंगे। रिस्क को मैनेज करना ही बेहतर किसानी का एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि आप रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हैं। जैसे क्रेडिट रिस्क था, उसके लिए केसीसी लोन अवेलेबल है। स्टैंडिंग क्रॉप का रिस्क है, उसके लिए आपके पास इंश्योरेंस अवेलेबल है। इसी तरह ही उसके बाद आता है प्राइस रिस्क। प्राइस रिस्क होता है कि आपकी अच्छी फसल हो गई, कोई भी बीच में बाधा नहीं आई, उस प्राइस रिस्क को कैसे आपने मैनेज करने के लिए सरकार ने एक एमएसपी रिजीम लाई थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देंगे, ठीक है। तो वो जो रिस्क है आपकी प्राइसिंग रिस्क को मैनेज करने के लिए दिया गया था। तो मैंने आपको रिस्क के सारे बता दिए हैं। दूसरा, इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जहां जहां भी जोखिम है उसका इंश्योरेंस अलग अलग कंपनियां करती हैं। जो भी आपको आपके यहाँ कार्य क्रियान्वित है आप उनसे जाके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। पर ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके फसल में आप जैविक की तरफ जा रहे हैं और आप कीट प्रबंधन से आप एक जैविक तौर पर अपने कीट प्रबंधन को कर रहे हैं, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि आपका जो कॉस्ट है कल्टीवेशन का वो बहुत घट चुका है। जब आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन घट चुका है तो आप इंश्योरेंस के प्रति जा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी की तरफ। तो मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद शुभम जी। धन्यवाद। तरीके से हम ये मुझे लगता है कि ये चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि आज आपने जो चीजें बताई हैं और आज जो हमारी चर्चा हुई है उस पर मुझे लगता है कि कल भी हमें बातचीत करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे हैंड रेज्ड हो गए हैं और लेकिन समय भी हमारा ज्यादा हो गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुनीलाल जी से सेशन को लेते हुए और कल शुभम जी को हम विशेष
इसी चीज पर हम आगे बुलाने के लिए हम चर्चा करें, और जो जितने तरह की उन्होंने रिस्क बताई है उससे बहुत सारे हमारे किसान भी जागरूक हुए होंगे और बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो आज चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि आज भी 9 बज जाएगा, तो डिटेल में बातचीत नहीं होगी। तो हम जो भी प्रश्न हम ले सकते हैं क्विकली उसको लेते हुए कल हम चर्चा इस बारे में कर सकते हैं। धन्यवाद। जी सर, कल कल जोखिम पर चर्चा रहेगी। हमारे जो हिट में बोला रहा हूँ आदरणीय विनय कुमार जी, सबसे पहले शरद वर्मा जी का हैंड रेस बहुत देर से है, मैं उनको आमंत्रित करूंगा। एक मिनट बता दूं, एक मिनट मुन्नीलाल जी, जो अभी आप कह रहे थे शुभम जी, मैं बताऊं, मैं जिला कह रहा हूँ, सब इसकी भी अभी मैं बता देता। और सबसे बड़ी समस्या है कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घटाने की। तो जब हम कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घटा देंगे, और जो अभी कह रहे थे कि जैविक खेती में उत्पादन घटता है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ इस टेक्निक से उत्पादन बढ़ता है, घटता है ही नहीं। जो लॉस होते हैं वो अपने आप, देखिए आप लाइट ट्रैप लगा दिए, जो नुकसान 20-30% हो रहा था वो घट गया, तो घट गया, अपने आप बढ़ गया। सारी समस्या लोग जब जब जैविक की बात करें, प्राकृतिक की बात करते हैं, उनका उत्पादन घट जाता है, क्योंकि सब पूरा एकदम सडन चेंज कर रहे हैं। इसमें क्योंकि हमारा इनपुट कास्ट घट गया, बीज हम अपना रख लें, पेस्टिसाइड की हमारी समस्या खत्म हो गई। अगर 80% भी खत्म तो मेरे 80% बचत हो गई, और जो नुकसान है अगर 20% भी नुकसान बचा ले तो मेरा 20% उत्पादन बढ़ गया। मैं कीटनाशी डालने के बाद भी, आप देखे कह रहे हैं मूंग में डाल रहे होंगे, तब भी नहीं बचा पाएंगे एक लेवल के बाद, मैं बता रहा हूँ। मगर इस टेक्निक से आपका 80% ही अगर बचत होगी तो मेरी 80% बचत होगी। बीज अपना हम रख लें, मूंग का बीज हम क्यों बाजार में बार बार जा रहे हैं, 4 साल तक बीज रख सकते हैं, हम बीज खरीद लें, हमें क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़े। किसान जो फंसा जा रहा है वो लोन ले लिया इतना, वो किसान बीज डाल दिया, खरपतवार नाशी इतने डाल दिया, दवा फिर इंसेक्टिसाइड लगातार डाल रहा है, वो लागत बढ़ जा रही है। ये समस्या है, लागत, इसमें उत्पादन बढ़ता है और लागत घटती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर विनय कुमार जी, जो आप कह रहे हैं, लोग सिर्फ क्विंटल पे बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है कि क्वांटिटी, जैसे आदरणीय शुभम जी ने कहा, सही बात है कि क्वांटिटी कमती है, लेकिन विनय कुमार जी कह रहे हैं आपकी क्वांटिटी कमेगी, लेकिन आपकी जो बचत होती है, आपका खर्चा कितना हो रहा है, आप वहां बचत देखिए आप। जब हमारी लागत कम होगी, भले अगर क्वांटिटी कम भी रही है, लेकिन हमारी लागत कम हो रही तो फायदा हमारा ज्यादा हो रहा है। इसलिए जैविक खेती के हम तरीके सही अपनाएं तो हमारा किसान को फायदा होगा। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी सर, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। समय बहुत कम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं चल रही हैं। जितना कीट प्रबंधन की जरूरत है, उतना बीमा की भी पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है। कीट प्रबंधन में मेरा ये छोटा सा एक सुझाव था सर, कि बेनी प्रसाद सर से ये मतलब चाहते हैं सदन को, कि जैसे मान लो मूंग है, तो मूंग में हमारे जो बोरर लगते हैं 3 टाइप के, एक तो पत्ती में, एक फल में, और एक स्टैम्प बोरर लगता है सर। तो तीनों बोररों में हमें कौन सी मतलब ट्रैप यूज करना चाहिए, कितने दिनों में उस ट्रैप को फसल पे लगाना चाहिए, और वो जो ट्रैप है हमारे कितनी दूरी पे निर्धारित होने चाहिए, ये सारी चीजें सर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि किसान कभी इल्ली देख के दवाएं डालता है, तो ऐसा तो नहीं हमारे यहाँ हमने इल्ली देखी और ट्रैप लगाने चले गए। तो वो ट्रैप हमारा कब लगेगा, क्या होगा, उसके विषय में, और कौन सा ट्रैप यूज करेंगे। जैसे हमारे मक्के में फाल मारबी बर्म है, तो फाल मारबी बर्म का अलग से सर आते हैं वो सारी, तो कहाँ कौन सा लगना है, कौन सी इल्ली में कौन सा लगना है। पता चला कि हमें फॉल आर्मी बर्म का लगाना है, हमने कोई और लगा के बैठ गए। तो वो फसलों का सर नॉलेज, इससे क्या होगा कि जो प्रबंधन कर रहे हैं वो कहीं हद तक बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो वो सर बहुत जरूरी है। फल मक्खी के लिए अलग है। तो ये सारी विधाएं जो है जितनी भी हैं सर, तो इसका विस्तृत रूप से, जैसे मेन क्रॉप जो है हमारे यहाँ धान आने वाली है, तो धान के ऊपर कौन से ट्रैप लगेंगे सर। हरे मच्छर, पीले उनके लिए तो बहुत अच्छा आपने बताया कि पीला और वो नीली पत्ती वो लगा दो, तो अपना ये कंट्रोल हो जाता है। लेकिन सर ये जो फेरोमोन ट्रैप है, इसके विषय में नॉलेज चाहिए कि जैसे अब धान में बोरर लगता है तो कौन सा वाला ट्रैप यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो वो चीज थी सर, उसको समझना है। दूसरा सर, ये बीमा में हमें ये समझना है कि सरकार हमें हल्का के रूप में बीमा देती है। एक किसान की अगर फसल खराब होती है तो वो बीमा नहीं मिलता, और मिलता भी है तो वो बहुत कम मिलता है, उसका मिनिमम नाइज
पेमेंट करके डीडीए और तहसीलदार मिलके जो देता है वो राशि बहुत कम होती है। जब हम किसानों का एक प्रीमियर कटा है, हमारा इंश्योरेंस है, तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि कितना मिलेगा। सर, इंश्योरेंस कराने के बाद हमें जब फसल हमारी खराब होती है, जब हमें पता चलता है कि हमने 4,000 का इंश्योरेंस कराया है और 3,500 रुपए हमें मिले हैं, तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसमें शासन को अवगत कराना पड़ेगा। बहुत सारे किसान है सर ऐसे जिनने 5,000 का बीमा कराया और उनके खाते में 4,500 रुपए आए, तो वो क्या है सर? अब उनका कहना है साहब कि हल्का रूप में हम लेते हैं। अरे ठीक है, आप हल्के में ले रहे हो, जो भी ले रहे हो वो सब ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे सर कि प्रीमियर 5,000 और बीमा 4,500? ये कुछ बात समझ नहीं आई और कुछ हजम नहीं होती सर। तो इन चीजों का कहाँ पे है वो सरकारी तंत्र में, बीमा की कंपनियों में? क्योंकि बहुत सारी कंपनियों का जब बीमा देने का स्केल अगर गूगल पे आप सर्च करेंगे तो बहुत कम है सर, और कुछ कंपनियां हैं जिनका बीमा देने का क्लेम बहुत अच्छा है। तो कौन सी कंपनी हमें लेना चाहिए, किस कंपनी को हम ले तो हमें बीमा का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा, कौन सी फसल को किस समय बीमा हमारा कटाया हुआ ज्यादा बेनिफिट होता है? ऐसा तो नहीं सर कि 5,000 का बीमा कराया और 4,500 रुपए हमें मिल गए। तो सर ये मतलब कैसा बीमा है ये? इसको आज तक समझ नहीं पाए सर। जी सर, ओम सर। जी, विषय लंबा है और विषय महत्वपूर्ण है। दोनों विषय आदरणीय शरद जी आपके महत्वपूर्ण है। एक सवाल विनय कुमार जी से है, दूसरा हमारे आदरणीय शुभम जी से है, लेकिन इन विषय पे कल चर्चा करते हैं, क्योंकि आज 8:15 हो गए हैं। सदन में एक मिनट मुन्नीलाल जी, मैं मुन्नीलाल जी इनकी समस्या में पहुंच जी की इनकी 1 मिनट में बता दे रहा हूँ। जो अभी कीट वाला मेरा फोन बंद हो गया था, ये उसमें हेलिकोवर्पा का आता है एक लेवर, एक आता है इसको स्पोडोप्टेरा का। और मैं बता रहा हूँ, शुरुआत से लाइट ट्रैप लगा दे, 3 चीजें हैं, और 20-20 मीटर पे लगाना है। 1 एकड़ में 5 लेवर कम से कम, तो फेरोमोन ट्रैप 5 दोनों पे लगा दें और 1 महीने बाद वो लेवर बदल दें। मैं बता रहा हूँ आपकी 90% समस्या खत्म, 80% और 90 नहीं तो मैं कम कर दे रहा हूँ, 80% समस्या खत्म हो जाएगी बगैर दवा के। और लाइट ट्रैप लगा दें, 1 एकड़ में 1 लाइट ट्रैप, वो भी सोलर वाला सेंसर बेस लगा दें, वो 1,000-1,200 रुपए मिल जाता है। बस उसमें पानी भरते रहना, पानी बदलते रहना, इतना ही करना। फसल की कितनी ऊंचाई पे लगानी है सर वर्मा साहब? जैसे जो फसल हमने बोई है उससे कितना ऊपर कितना नीचे होना चाहिए? अरे 1 फीट ऊपर, 2 फीट ऊपर, बस, इससे ज्यादा नहीं। जो फेरोमोन ट्रैप है वो एक फसल से 1 फीट ऊपर लगा दें, उसको ऊपर करते जाए, जैसे जैसे फसल बढ़ती जाए उसके डंडा इतना बड़ा लगावा जितनी फसल से 1 फीट ऊपर, वो फेरोमोन ट्रैप का वो ऊपर बढ़ते जाए, क्योंकि वो उड़ के अंदर उसमें घुसती है जो तितली, नहीं तो फिर घुस नहीं पाएगी। अब आप शुरुआत से लगावे, मैं बता रहा हूँ, अभी आप लोग आजाद हो जाकर, जैसे मुन्नीलाल जी लाइट ट्रैप आज लगाए तो आज रिजल्ट उसका है। बाकी तो चीजों में देर रहा, मैं बता रहा हूँ, इसमें कास्ट ऑफ कल्टीवेशन घटती है, उत्पादन अच्छा होता है, क्वालिटेटिव होता है, हम अच्छा खा सकते हैं। जो ये जाल फैला है कि मैं इतना महंगा बेचने वाले जो किसान इसी उलझ जा रहा है, तो दोनों से समस्या से मुक्त है उसकी। जी विनय कुमार जी, आपने आदरणीय शरद जी के प्रश्न का उत्तर दिया, और आदरणीय शरद जी का और प्रश्न जो बीमा से संबंधित है वो कल समाधान होगा। आदरणीय शुभम जी कल जुड़ेंगे, और प्रणाली बहन जी और विनीत जी और अन्य हमारे मेहरबान जी, सबका जो है कुछ सवाल है, लेकिन 8:15 बज गए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करें भाई जी। मेरा सवाल नहीं है। आज मेरा जन्मदिन है, तो आप सभी को अभिवादन करना है मुझे। आप मुझसे सब ज्येष्ठ है, तो सभी को अभिवादन। और मैंने जो संकल्प लिया था कि सेंद्रिय खेती का, तो स्कूल से ही मैंने उसकी शुरुआत की थी। तो बच्चों ने मेरे ये काम कर दिया। सेंद्रिय खेती का 2-2 पेड़ दत्तक लिए, उनको बताए थे, तो उसका परिणाम अच्छा मिला। और मार्केटिंग में भी यहाँ आम के लिए अच्छा हो रहा है। किसान खुद मार्केटिंग कर रहा है, तो उसको अच्छा उसका मुनाफा मिल रहा है। और सेंद्रिय खेती का भी जो प्रकल्प था वो मैंने मेरी खेती से शुरू किया, तो उसका परिणाम अच्छा हो गया। मैंने आम के लिए कुछ भी केमिकल नहीं उपयुक्त किया, तो ये मुझे बताना था।
और भी मेरे अनुभव साझा करने थे, लेकिन वक्त कम है, इसलिए मैं आपको स्टॉप सबसे करती पहले तो हूँ। आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सदा जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। सामूहिक आदरणीय पवन सर जी ने तालियां बजा करके आपका जन्मदिन की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी है। सदन दे रहा है, शरद जी ने दी है, सभी लोग दे रहे हैं। और आपके और जो आपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो बहुत कार्य बहुत किए हैं, जी सर, शुभकामनाएं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए हार्दिक बधाई सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, और जो नमन, आपने प्रणाम। कार्य किए हैं इसका अपन सदन में चर्चा कर लेंगे, बाद में अपन चर्चा करेंगे आपने क्या क्या किया है। हार्दिक बधाई प्रणाली बहन जी। सभी बधाई दे रहे हैं, सभी बधाई दे रहे हैं। आदरणीय प्रणाली बहन जी आपको सदन बधाई दे रहा है। सबकी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। खूब 150 साल तक इस संसार में रहें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें और योग और आहार की इस अभियान को गति प्रदान करते रहें, अपने साहस को मजबूत रखें और इसी प्रकार से सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप सदा आगे बढ़ती रहें। पुनः हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। और मैं चलता हूं। आदरणीय रंजना जी आप आए और आज सबका आभार ज्ञापित करें। आज जो है यहीं, और जिनने हैंड रेज किया है उनको कल जो है सादर आमंत्रित है वो सभी भाई बहन कल यहाँ से शुरू करेंगे। ओम।